नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 79वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के कार्य क्या होते हैं। तो स्पष्ट रूप से एक शब्द में यदि कहें तो मानव अधिकार आयोग ऐसे क्षेत्रों को ढूंढता है जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। अब आप मानव अधिकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। प्राचीन काल से ही हम देखते आए हैं कि जातिवाद के चलते या फिर डिक्टेटरशिप जो राजशाही चलती थी उसके अंतर्गत बहुत से मानवों के अधिकारों का हनन होता था। जातिवाद में यदि हम देखें तो जैसे ही वैदिक काल समाप्त होता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों को बांट दिया गया था। और कुछ जातियां ऐसी थी जिनको दबा व कुचला समझा जाता था। इन जातियों पर शोषण किए जाते थे, इनसे ऐसे कार्य कराए जाते थे जो कि मानवाधिकार के उल्लंघन की तरह कार्य करते थे। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थीं। और जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ाद देश में हम सांस लेते हैं तो इसी प्रकार की जो प्राचीन काल से चली आ रही मनोधारणाएं हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे विचार हैं, इनका अभी भी यह समाज में व्याप्त थे। तो इन सबको दूर करने के लिए मानव अधिकार आयोग जैसी संस्था को बीच में लाना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे डिक्टेटर हुए, कुछ ऐसे तानाशाही राजा हुए जिनके द्वारा लोगों को बंदी बनाया गया। यानी इसके अलावा भी हम थोड़ी सी माइनर स्थिति में देखें तो बहुत ही सामाजिक व्यवस्था में जैसे कि हो गया कि लोगों का शोषण करना, जैसे कि बंधुआ मजदूरी है, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के प्रति क्रूरता, दासी प्रथा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो कि उनकी प्राइवेसी होती है। और इससे हम देख सकते हैं कि जिन जो वर्तमान में भी ऐसे नए कई मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिनसे कि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। उन्हीं सब मुद्दों को छांटने तथा उन पर कार्य करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हमारे मानव अधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं और इसका जो मोटो है वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोगों को सुखी रखने का ऐसा इसका सिद्धांत है। इसके मोटो को आप ध्यान में रख सकते हैं, आपसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो यह बात हो रही है हमारे संपूर्ण देश की या राष्ट्रीय स्तर की या केंद्र स्तर की। यह प्रत्येक नागरिक के अधिकार की बात करता है, यानी 130 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि दुनिया से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके यदि ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उस पर भी क्या कार्य करता है। या मान लो कोई पर्यटक हमारे देश में आता है तो उसके भी मानव अधिकार होते हैं जो कि भारत में आने के बाद भी उनको दिए जाते हैं। यानी मानव कोई भी हो उसके लिए अधिकार पहुंचाने की बात क्या करता है, हमारा ह्यूमन राइट कमीशन करता है। इसका गठन हम देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 1993 में कर दिया गया था और यह एक वैधानिक निकाय है, यानी इसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं था। कानून लाकर पार्लियामेंट में दोनों सदनों से पास कराकर राष्ट्रपति के साइन कराकर इसे वैधानिक निकाय बनाया गया है। यह मानव अधिकार आयोग 1993 में निकल कर आया, इसकी आपको डेट याद रखनी है। अब हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 2006 में इसमें संशोधन भी किए गए। तो संशोधन की डेट भी पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1993 में। और संशोधन कब किए गए, तो 2006 में। मुख्यालय हम देखें तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, यह देश में एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाने, एकता के बारे में हमने देखा कि सभी जातियों में कहीं पर ह्यूमन वायलेशन होते हैं तो सबको एक रूप से लेकर चलने की, भारत की अखंडता को यानी कोई भी जातिवाद के हिसाब से या धर्मवाद के हिसाब से अलग अलग ना हो, उसको अखंडता को बनाए रखने की, सभी लोगों में सौहार्दपूर्ण भाईचारे को बनाए रखने की बात किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा की जाती है। तथा यह नियंत्रक की तरह कार्य करता है, इनमें नियंत्रण बनाने का प्रयास करता है। केंद्र व राज्य से संबंधित किसी भी संस्थान में मानव अधिकार आयोग से संबंधित यदि कोई अपराध हो रहा है तो हम देख सकते हैं मानव अधिकार वह वहाँ जाकर
आत्मसंज्ञान लेता है। यानी चाहे वह केंद्र की कोई बॉडी हो या चाहे राज्य की कोई बॉडी हो, तो उसमें जाकर यदि उनको पता लगता है कि यहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, तो उस बॉडी में जाकर इसकी यह जांच कर सकता है। इसको यह शक्ति होती है। आगे देखते हैं। यह संपूर्ण देश में कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर की बॉडी है तो देश में कार्य करेगा तथा सरकार द्वारा मानव अधिकार के संबंध में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। यानी सरकार द्वारा जो वायदे किए जाते हैं कि हम मानव अधिकारों को लेकर चलेंगे और हम अपने मैनिफेस्टो में यह सब बातें लिख देते हैं, तो हम देख सकते हैं इन सब वायदों को पूरा करने के लिए भी यह सहायता प्रदान करता है। यदि सरकार द्वारा लोकहित से संबंधित कार्य किए जाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने, यानी सरकार द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि लोकहित में है, जनता के हित में है, तो उनको प्रोत्साहित करता है तथा सरकार को इन पर कार्य करने के लिए सलाह भी इसी के द्वारा दी जाती है। अब हम देखें इसके संयोजन की कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कितनी सदस्यीय बॉडी है। तो हम देख सकते हैं यह बहुसदस्यीय बॉडी है। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि एक अध्यक्ष होता है, वह 4 सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्यीय निकाय यह है। चेयरमैन देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो न्यायिक अथॉरिटी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, वह यहाँ आकर बैठती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यह कार्य करता होगा। इसके सदस्य हाई कोर्ट में कार्यरत व रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। यानी हम देख सकते हैं अध्यक्ष कहाँ से लेकर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर आ रहे हैं। इनके सदस्यों को देखें तो यहाँ पर रिटायर्ड न्यायाधीश लेकर आ रहे हैं हाई कोर्ट के, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें देश विदेश के मानव अधिकारों की जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ह्यूमन राइट की बात की जा रही है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो हम देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है, वैश्विक स्तर पर कई देशों ने मानव अधिकार के संबंध में विचार प्रकट करना प्रस्तुत किया और अलग अलग देशों में मानव अधिकार आयोग भी बनाए गए। तो देश विदेश के मानव अधिकार आयोग किस तरह से कार्य को लेकर चल रहे हैं, उनके कार्यों से शिक्षा लेना तथा उस प्रकार के कार्यों को करना। तो इस प्रकार का कार्य भी करने के लिए 2 ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिनको देश विदेश की जानकारी प्राप्त हो। 4 सदस्य पद के अनुसार सदस्य होते हैं, यानी इसे एक्स ऑफिसियो मेंबर भी कहा जाता है। यानी वह यदि जज का जैसे हाई कोर्ट का कोई जज होता है उसका पद ग्रहण करते हैं तो यह स्वतः ही ह्यूमन राइट कमीशन के भी सदस्य बन जाते हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि इतने जो आयोग होते हैं, जैसे मान लो एक्स ऑफिसियो हो गया, तो यदि आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं तो भी आप ह्यूमन राइट कमीशन के क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, यह इसके सदस्य माने जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं तो भी माने जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी यह जो 4 आयोग आपके सामने दिए गए हैं, इनके सभी अध्यक्ष क्या होते हैं, मानव अधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही अल्पसंख्यक से कोई मामला जाता है तो वो ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आयोग का कोई भी मैटर होता है तो ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है, चूँकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार की कोटेशन भी आपसे पूछ ली जा सकती है। अब इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को देखें तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अथॉरिटी बड़ी है तो हम देख सकते हैं केंद्रीय स्तर की है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह 6 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश से इन पदों का चयन किया जाता है। यानी जो यहाँ पर 5 सदस्य होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं, तो जो कि इनकी सदस्य होते हैं तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, डिप्टी अध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता तथा गृह मंत्री शामिल होते हैं। और यह 6 सदस्यीय बॉडी होती है, वह सदस्यों को चुनने का कार्य करती है। जो कि वर्तमान में न्यायाधीश कार्यरत होते हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं, यदि उनको ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य बनाना है तो किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शामिल किया जा सकता है, यानी यदि ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल देखें
तो अध्यक्ष का कार्यकाल आपको याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। अब यह 70 वर्ष यहाँ पर क्यों रख दिया गया, सब जगह तो 65 वर्ष की बात होती थी। तो आपको याद रखना चाहिए कि पूर्व न्यायाधीश की बात होती है, यदि पूर्व न्यायाधीश 65 वर्ष में रिटायर्ड होता है तो वह यहाँ का अध्यक्ष बन सकता है, ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है और 5 वर्ष यहाँ पर सेवा दे सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, इसकी एज क्राइटेरिया है वह 70 वर्ष है और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। पद ग्रहण करने के उपरांत केंद्र व राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर यह कार्य नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है, वह अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। अब किन किन ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर इनको हटाया जा सकता है, यदि यह दिवालिया हो या बैंकरप्ट घोषित कर दिए गए हों, किसी लाभ के पद को ग्रहण कर लिया हो, यदि जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं वह दुर्बल हों या पागल घोषित कर दिया गया हो, तो इनको भी क्या किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। यदि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, यदि आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, यानी ऐसे कोई कॉग्निजेबल या कोई आपराधिक प्रकरण हो, इसमें हत्या का आरोप है और हम देख सकते हैं क्रिमिनल कोई भी केस हो, तो इनको हटाया जा सकता है। यदि उसके द्वारा पद पर रहते हुए दुर्व्यवहार किया जाता है, और हम देख सकते हैं कि जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को यह जानकारी देगा कि इसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट की बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, यानी यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी आवश्यक होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सेवा व शर्तें देखें तो इनकी सेवा शर्तें सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। तो ना तो यह हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एक बार सेवा शर्तें निर्धारित होने के बाद इन्हें पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता। तो हम देख सकते हैं यदि सेवा शर्तों को परिवर्तित किया जाता तो इनके ऊपर यह लालच पैदा कर देते कि आप इस प्रकार का हमारे अनुसार कार्य कीजिए और हम आपकी सेवा शर्तों को बढ़ा देंगे। तो इनको फिक्स कर दिया गया है, सेवा शर्तें बनाने का जो कार्य है वह सरकार को दिया गया है, लेकिन उनको यह एक बार देने के बाद परिवर्तित नहीं कर सकते। इस प्रकार यह स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को देखें तो इनका प्रमुख कार्य होता है मानव अधिकारों के उल्लंघन पर कार्य करना, या जहां पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनको संरक्षण प्रदान करना है। यदि सरकार द्वारा लोकहित संबंधी कोई भी योजना बनाई जाती तो वह ठीक तरीके से कार्य ना कर रही हो तो उस योजना को आत्मसंज्ञान लेते हुए उस पर कार्य करना, यानी कोई भी मानव अधिकार से संबंधित सरकार ने योजना बना दी गई और वह योजना अपने ठीक तरीके से कार्य नहीं करती तो मानव अधिकार आयोग उसमें बीच में आता है और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराता है। मानव अधिकार से संबंधित यदि कोई मुद्दा कोर्ट में लंबित हो तो उस पर भी कार्य यह इसके द्वारा कार्य किया जाता है। जेल में यह जाता है और जेल में मानव अधिकारों को देखता है कि किस तरीके से उनको रखा जा रहा है, उनके ऊपर कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया जा रहा, उसको अनैतिक रूप से कोई किसी भी प्रकार से प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा, उनको भोजन की उचित व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल की फैसिलिटी है, तो यह सब भी जाँच करने का कार्य ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा किया जाता है। यदि कहीं से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर भी मानव अधिकार आयोग कार्य करता है। मौलिक अधिकार आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि कौन कौन से अधिकार हैं, तो यदि उन मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है तो उस पर भी ह्यूमन राइट कमीशन कार्य करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के और कार्य देखें तो यदि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता तो वहाँ पर भी यह कार्य करता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो भारत का जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन है, यदि यह देखता है कि अन्य देशों में भी लोगों को क्या किया जा रहा है, लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या उनको सामान्य अधिकार नहीं दिए जा रहा है जो इस प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, तो उन पर भी यह बहस कर सकता है। मानव अधिकार आयोग के संबंध में वैश्विक पहल को देखना तथा उस पर कार्य करने के लिए सरकार के साथ मिलकर मुद्दों पर कार्य करना। तो हम देख सकते हैं कि वैश्विक मुद्दों को भी यह देखता है, वैश्विक यानी विश्व जगत में किस प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं और उनको देखकर अपने यहाँ पर उनको समझना तथा उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य सरकार के साथ मिलकर इसके द्वारा किया जाता है।
गैर सरकारी संस्थाएं जो कि NGO होती हैं उनके साथ मिलकर मानव अधिकार आयोग के लिए कार्य करना। घरेलू न्यायालय की तरह यह कार्य करता है। घरेलू न्यायालय और क्रिमिनल न्यायालय क्या कहलाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जैसे हत्या है, बलात्कार है, इस प्रकार के प्रकरण जाते हैं तो वह क्रिमिनल कोर्ट कहलाते हैं, और सिविल कोर्ट वह कहलाते हैं जो कि घरेलू न्यायालय होते हैं, जिसमें वाद विवाद होती हैं, किसी लड़ाइयाँ हो गई, आपने किसी को गाली दे दी या फिर किसी को थोड़ा सा बहुत दंडित कर दिया, तो इस प्रकार की बात घरेलू न्यायालय में की जाती है। तो इसके पास घरेलू न्यायालय की शक्ति होती है। यह मानव अधिकारों के लिए केंद्र व राज्य से जानकारियों को प्राप्त कर सकता है, यानी केंद्र व राज्य में जो भी इनकी अथॉरिटी हैं, जो संस्थाएं हैं, उनसे यह जानकारी को प्राप्त कर सकता है। मानव अधिकारों पर कार्य करने के लिए इसका एक स्टाफ होता है, यह इसका अपना एक स्टाफ रखने की पावर होती है, जिसमें यह बहुत सारे व्यक्तियों को अपने पास रख सकता है। यह देश की किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकता है, यानी कि देश की कोई भी जांच एजेंसी है उसकी सहायता लेकर यह किसी भी क्षेत्र की जांच करवा सकता है। आगे देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार के और कार्य देखें तो NGO से मानव अधिकार के मुद्दों को उठाता है, यानी NGO से कहता है कि अब इस प्रकार के मुद्दों को उठाइए, हम आपके साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। यदि मुद्दा 1 वर्ष से अधिक समय का हो तो उस पर आयोग कार्य नहीं करता। यह बात आपको याद रखनी है कि 1 वर्ष से कम समय के ही मुद्दे पर ही यह कार्य करते हैं। यदि व्यक्ति पर गलत आरोप लगाया जाता है, यानी किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाया जाता है जिसके चलते उसे सज़ा मिल चुकी होती है, तो उस व्यक्ति को हर्जाना दिलवाने के लिए भी यह कार्य करता है। यानी यहाँ पर कंपनसेशन की बात की जा रही है, यानी मान लो कोई भी व्यक्ति होता है, उसने कोई अपराध किया नहीं और गलत तरीके से फंसा दिया, उसे सज़ा भी मिल चुकी, तो उसका तो जो था ना उसका नुकसान हो गया, और यह सिद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा गलत आरोप लगाया गया है, तो उसको जो भी इसका हर्जाना होगा, जितना उसका नुकसान हुआ होगा, उसकी भरपाई मानवाधिकार आयोग द्वारा कराई जाती है। यदि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता तब भी यह कार्य करता है लोक सेवक के विरुद्ध। यदि कहीं पर आपदा आती है तो वहाँ पर ग्रांट उपलब्ध कराने के लिए, ग्रांट क्या होता है, एक ऐसी मनी जिसका बाद में आपको पैसा देना नहीं होता, वह सीधे तौर पर आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बाढ़ आपदा जैसी समस्याएं आती हैं वहाँ पर ग्रांट दिलाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, ताकि वह वहाँ की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चला सके और बाद में उनको इसका पैसा भी ना देना पड़े। यह मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए बोल सकता है, यानी मानव अधिकार आयोग के द्वारा कोई बात सामाजिक तौर पर बोली जाती है और उसकी बात को नहीं सुना जाता तो यह हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से बोल सकता है कि आप इस प्रकार का आदेश दीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार के कार्य नहीं हो रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब थोड़ी सी हम रेस्ट्रिक्शन देखेंगे। केंद्र व जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार को देखें या राज्य सरकार को होती देखें, तो इनके द्वारा जो कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो इनके लिए मुद्दे बोले जाते हैं उनके लिए बाध्य नहीं होते कि इन पर कार्य करना होता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन इसके पास होती है। इसे टूथलेस टाइगर भी यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि यह विचार तो व्यक्त कर सकता है लेकिन इनके विचारों को मानने व ना मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यदि यह स्वयं से किसी भी प्रकार की सहायता राशि देना चाहें तो यह राशि नहीं दे सकते। यह केंद्र व राज्य सरकार पर निर्भर होते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ पर आपदा आ चुकी है, कंपनसेशन दीजिए या इसकी भरपाई कीजिए, तो यह सरकार से बोल सकते हैं। इनके स्वयं के पास ऐसी कोई अथॉरिटी या पैसा नहीं होता है जो कि यह वितरित कर सकें, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। यह सरकार को किसी भी कार्य के लिए निर्देशित करते हैं तो 1 माह की समय सीमा में इनको जानकारी देनी होती है। यहाँ पर थोड़ी सी पावर की बात की जाती है कि यदि यह किसी भी प्रकार का आंसर मांगते हैं तो 1 माह में उनको आंसर प्राप्त हो जाता है। आर्म फोर्स से संबंधित मानव अधिकार आयोग को नियंत्रित कर दिया जाता है, यानी जहाँ पर आर्म रेबेलियन हो रहा हो, आर्म फोर्स की बात होती है तो वहाँ पर इनके जो मानव अधिकारों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। यानी हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जैसे असफा लगा होता है और यहाँ पर लोगों के लिए बोल दिया जाता है कि आप घर से नहीं निकलेंगे, तो इस प्रकार से भी ह्यूमन राइट का वोलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसके लिए रिस्ट्रिक्शन दी गई है। यह केंद्र सरकार व उसके किसी भी निकाय की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
तथा 3 माह की अवधि में इनको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी यदि कोई केंद्र सरकार की अथॉरिटी या निकाय है उसकी यह रिपोर्ट मांगना चाहते हैं तो रिपोर्ट को यह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3 माह की अवधि में उनको यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा नहीं होता कि इनसे रिपोर्ट मांगी जाए और तुरंत ही रिपोर्ट दे दें, तो थोड़ी सी कार्रवाई होती है, उसमें 3 माह का समय लगता है, तो इस अवधि में इसको रिपोर्ट दे दी जाती है। यह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र व राज्य सरकार को सौंपते हैं तथा सदन में इस पर चर्चा की जाती है। जैसे ही इनके द्वारा जो साल भर में कार्य किए गए हैं तो इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है और यह अपनी रिपोर्ट कहाँ पर देते हैं, संसद में देते हैं या वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर सौंपते हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य। सदन में विपक्ष द्वारा मानवाधिकार के आयोग का पक्ष लेते हुए इसकी बातों को ना मानने जैसे मुद्दों पर यदि सरकार के पास ऐसे कुछ मुद्दे जाते हैं, हम देख सकते हैं कि ऐसे कई ऐसे मुद्दे जाते हैं जिन पर यह उसका आंसर नहीं देते या उस पर कार्य नहीं करते। बहुत सी बातें मानवाधिकार आयोग के द्वारा बोली जाती हैं, तो विपक्ष इनका साथ देते हुए जो कि वर्तमान में सरकार है उससे सवाल पूछता है कि आपसे मानवाधिकार ने इस प्रकार की बातें कही थी कि यह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आपके द्वारा यह कार्य क्यों नहीं किया गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह विपक्ष के साथ लेकर थोड़ी सी पावर ले लेता है। प्रमुख मुद्दे जिन पर मानवाधिकार आयोग कार्य करता है, ऐसे मुद्दे जिन पर मानवाधिकार आयोग के द्वारा कार्य किया गया, जैसे हम देख सकते हैं बंधुआ मजदूरी पर इसके द्वारा कार्य किया गया, भोजन का अधिकार जो कि राइट टू फूड जिसे बोला जाता है उस पर भी इसके द्वारा कार्य किया गया, बाल श्रम निषेध के लिए कार्य किया गया, कार्य क्षेत्र में महिलाओं के प्रति जो शोषण होता है उसके लिए भी इसके द्वारा कार्य किया गया, हाथ से मैला उठाने वालों के लिए भी इसके द्वारा मुहिम उठाई गई कि जो हाथ से मैला उठाते हैं और उनको बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। दलितों के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, विकलांगों के लिए उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए रिजर्वेशन तथा शिक्षा में उनके लिए प्रोत्साहित करना तथा रिजर्वेशन जैसी बातों के लिए भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भोजन की अपर्याप्तता है, उन पर भी कार्य करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। तो हम देख सकते हैं ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इनके द्वारा उठाए गए। तो इस प्रकार से हमने ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की और समझने का प्रयास किया कि इसके बारे में क्या का जो कि संवैधानिक प्रावधान है और किस प्रकार से इसकी चर्चा की जाती है। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें पॉलिटी का अध्ययन। सारी पॉलिटी आपको कवर कराई जा रही है। ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।